Okay, so let us start today. So in the last class we discussed some of the points for salary of Mr. X, केस नंबर 3. अब केस नंबर 3 में हमने कुछ चीज़ें कल हमने अपनी टेबल में शुरू कर दी थी. हमने सबसे पहले बेसिक सैलरी वाला जो हमारा कॉलम है उसको सेटअप किया है. ठीक है, अब बेसिक सैलरी वाला जो कॉलम है उसके बारे में थोड़ा सा और क्लैरिटी से बात कर लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि हमने यहाँ पर जो फॉर्मूलाज यूज़ करे हैं वो क्यों यूज़ किए हैं. ठीक है, सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बेसिक सैलरी मिस्टर एक्स की गिवन नहीं है. ठीक है, so let me add a text box. बेसिक सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है, बेसिक सैलरी इज नॉट गिवन इन द केस, यानी कि वी डोंट नो कि बेसिक सैलरी का लेवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. हमने ज़रूर बात करी थी कि एक स्केल है, स्केल गिवन है हमको. स्केल क्या था? 10,325, 15,200. इस स्केल का मतलब क्या है? स्केल का मतलब यह है कि 10,000 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, एनुअल इंक्रीमेंट 325 का मिलता है और 15,200 रुपये तक आपकी मैक्सिमम सैलरी हो सकती है. फिर हमने ये टेबल क्रिएट करी जहाँ पर हमने देखा कि अगर आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 0 है तो स्केल पे 10,000 मिलेंगे. 16 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको 15,200 मिलेंगे. यानी कि हमारी जो बेसिक सैलरी है वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है. अगर मैं अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को चेंज करूँगा तो बेसिक सैलरी भी चेंज हो जाएगी. तो बेसिक सैलरी स्टार्ट करने के लिए, उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए वी हैव टू नो द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. हमें पता करना पड़ेगा कि भाई मिस्टर एक्स की एक्सपीरियंस कितने साल का है. अगर उनका एक्सपीरियंस कम साल का है तो बेसिक सैलरी कम होगी. ठीक है, तो पहली चीज़ हमें ये जाननी है, इसीलिए हमने यहाँ पर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए एक सेल बनाया है जिसमें हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया था. और ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम सेलेक्ट कर सकते हैं जितने साल का एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी. ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो बेसिक सैलरी में चेंज होने वाली है वो ये है कि हर साल इंक्रीमेंट मिलता है. एनुअल इंक्रीमेंट इज अप्लाइड टू बेसिक सैलरी. यानी कि अगर बेसिक सैलरी एक लेवल पे चल रही है इस साल, मान लो 10,000 थी, तो उसमें 325 रुपये साल के किसी एक महीने में ऐड होने वाले हैं. तो हमें इतना पता है कि इंक्रीमेंट कितना है, पर हमें ये नहीं पता कौन से महीने में लगेगा. सो एनुअल इंक्रीमेंट इज अप्लाइड टू बेसिक सैलरी, बट मंथ ऑफ इंक्रीमेंट इज नॉट गिवन. मंथ ऑफ इंक्रीमेंट गिवन ना होने की वजह से हमें इसके लिए भी प्रोविज़न बनाना पड़ेगा कि हमें पता करना पड़ेगा मंथ ऑफ इंक्रीमेंट है कौन सा. तो अब चूँकि हमें पता नहीं है मंथ ऑफ इंक्रीमेंट, तो हमने क्या किया, हमने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करी यहाँ पर, मंथ ऑफ इंक्रीमेंट, जिसमें 1, 2, 3 से लेकर 12 तक हमारे पास ऑप्शंस हैं. 1 का मतलब जनवरी, 12 का मतलब दिसंबर. जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी आपका मंथ ऑफ इंक्रीमेंट होगा वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं.
तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 6, तो मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट कौन से महीने से ऐड होना चाहिए? 6 का यहाँ पे क्या मतलब होगा? व्हाट डज 6 रिप्रेजेंट? जून, राइट? तो जून से पहले सैलरी जिस लेवल पे चल रही थी उसमें 325 ऐड हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो जो मार्च 2011 से हमें अपना सैलरी का कैलकुलेशन शुरू करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि मार्च 2011 से लेकर फरवरी 2012 तक की सैलरी बनानी है। तो हमारा स्टार्टिंग है मार्च 2011। अब मार्च 2011 में कितनी सैलरी थी, ठीक है, वो इस बात पे डिपेंड करता है। पहला तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि कितने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, और दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको इंक्रीमेंट कब मिलना है। अगर मान लो इंक्रीमेंट मार्च के महीने में ही मिलना हुआ, तो मतलब ये हुआ कि आपकी सैलरी में जो पिछले महीने चल रही थी, यानी फरवरी 2011 में चल रही थी, उसमें 325 अभी ऐड हो जाएंगे, और अगले साल मार्च 2012 में फिर से ऐड होंगे। पर हमें मार्च 2012 से मतलब नहीं है, क्योंकि हम फरवरी 2012 तक ही सैलरी बना रहे हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पर एक वी लुकअप फंक्शन सबसे पहले डिज़ाइन किया। वी लुकअप फंक्शन किस लिए डिज़ाइन किया? क्योंकि हमें पता करना है कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से कितनी सैलरी होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कितना बताया मैंने? 4। तो इस टेबल के हिसाब से जो हमने यहाँ बना रखी है, इस टेबल के हिसाब से 4 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो 11,300 रुपये आपकी बेसिक सैलरी होगी। तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है 11,300, ठीक है? अब हमें बात करनी है कि मंथ ऑफ इंक्रीमेंट क्या है। हमें ये तो पता चल गया बेसिक सैलरी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पर अगर हमें पता करना है कि किस महीने में इंक्रीमेंट लगना है, तो हमें जाना पड़ेगा इस सेल में। तो इस सेल में हमारे पास 1 से लेकर 12 तक का ऑप्शन है। अभी हमने 6 सेलेक्ट किया हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि मार्च हो किसी का मंथ ऑफ इंक्रीमेंट, यानी कि जिस मंथ से हम सैलरी कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं उसी मंथ में इंक्रीमेंट लग गया। 11,300 तो थी सैलरी, बट चूंकि मार्च 2011 में ही इंक्रीमेंट मिलना था, तो 11,300 के ऊपर 325 और ऐड करने पड़ेंगे। तो ये चेक करने के लिए कि क्या मंथ ऑफ इंक्रीमेंट आ गया या अभी बाकी है, उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक प्लस साइन लगाया और एक इफ फॉर्मूला डाला है। अब इफ फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा, हमने लॉजिकल टेस्ट क्या दिया है। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला का यूज़ किया है जिसको कहते हैं मंथ फॉर्मूला, ठीक है? मंथ फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ पे भी मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। हाउ टू यूज द मंथ फॉर्मूला। मंथ फॉर्मूला क्या करता है, वो किसी भी डेट में से एक्सट्रैक्ट कर लेता है मंथ का नंबर, एक्सट्रैक्ट्स मंथ नंबर फ्रॉम अ डेट, ठीक है? मान लो मैं अपना बर्थ डेट यहाँ पे डालता हूँ 16 अगस्त 1991। तो हमें पता है ये अगस्त का महीना है, ठीक है? अगर मैं अगस्त के महीने को नंबर टर्म्स में आपसे पूछूं कि क्या नंबर आएगा मंथ का, तो क्या होगा आंसर? 8th, राइट? बस ये फॉर्मूला हमारे लिए इतना ही काम करता है। जब मैं मंथ फॉर्मूला लगाता हूँ और 16 अगस्त के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है 8।
उसी तरीके से अगर मैं इस साल का फर्स्ट डे यहाँ पे रखता हूँ और अब मंथ फार्मूला यूज़ करता हूँ, तो वो बताएगा कि मंथ है जनवरी यानी 1। ठीक है, अब ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है? हमने क्या किया, लॉजिकल टेस्ट में डाला मंथ A9, यानी कि जो पीरियड जिसके लिए हम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या मार्च 2011 में जो मंथ है, मंथ यानी मार्च, मार्च मतलब 3, अगर 3 B6 के इक्वल है, B6 क्या है यहाँ पर? मंथ ऑफ इंक्रीमेंट जो हमने सेलेक्ट किया है, जो 1 से 12 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मंथ ऑफ इंक्रीमेंट आ गया है तो क्या करना है, 325 यहाँ पे लिख दो, इसको प्लस करने वाले हैं हम। पर अगर मंथ ऑफ इंक्रीमेंट ये नहीं है तो आप इसमें 0 डाल दो। ठीक है, ये पहले वाले रो के लिए है। दूसरे वाले रो में हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो ये हो जाता है कि अगर आपका मंथ ऑफ इंक्रीमेंट अप्रैल है तो पिछले वाली सैलरी में, यानी जो मार्च वाली बेसिक सैलरी B9 लिखा है मैंने यहाँ पर, B9 में 325 डाल दो, नहीं तो B9 वाली सैलरी रिपीट कर दो। ठीक है, तो अगर इंक्रीमेंट मार्च में लग गया है और मार्च में ही लगना होता है तो सैलरी में इंक्रीमेंट लग चुका है, बस ऊपर वाली सैलरी को नीचे रख दो। ये इफ फॉर्मूले का यहाँ पर फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से हमने, आप व्यू में जाके फॉर्मूलाज में जाके अगर शो फॉर्मूलाज करोगे तो आप देखोगे कि मैंने पहली वाली रो में एक अलग फार्मूला यूज़ किया है और बाकी सारी रो में एक अलग फार्मूला यूज़ किया है, जो कि एक सिंपल इफ फार्मूला है। बस ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाले में हमें पता नहीं है कि बेसिक सैलरी कहाँ से शुरू करनी है, इसीलिए हमने वी लुकअप लगाया है साथ में। ठीक है, तो इसको करके देखने पे ही समझ में आएगा। कहीं पे भी डाउट आ रहा है, कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछिएगा। सो दैट इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द बेसिक सैलरी। अब अगला सेकंड वाला बनाया था, एक बार उसको शो करेंगे क्या? जो सेकंड वाला फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला शो, जैसे सर इसमें लिखा है कि क्या कहते हैं, अप्रैल में हमारा लिखा हुआ था इफ मंथ A10 इज इक्वल टू में $B6, तो हमारा B9 + 325 होगा। हाँ, लेकिन सर ये तो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए ना, इक्वल टू की जगह। नहीं, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ये इंक्रीमेंट वाला महीना है या नहीं है। अगर इंक्रीमेंट वाला महीना मैंने इस सेल में पहले ही डाला हुआ है, समझ रहे हो, मैं मान लो इसमें डाल देता हूं 4 का मतलब है अप्रैल। ठीक है, तो अब मार्च वाली सैलरी कितनी होगी कैलकुलेटर कराएगी। ये देखो, मैं इसमें से फॉर्मूला वाले में से बाहर आता हूं। नोटिस करो, मैंने मंथ ऑफ इंक्रीमेंट 4 कर दिया है, यानी अप्रैल में इंक्रीमेंट लगेगा। यानी मार्च में जो सैलरी चल रही थी वो तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से चल रही थी। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमें पता है कि 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। नीचे वाली बेसिक सैलरी वाली टेबल से हमें पता चल गया है कि 4 साल के एक्सपीरियंस पे 11,300 रुपये मिलते हैं। यानी कि मार्च में तो तुमको 11,300 रुपये ही मिलेंगे। पर चूंकि अप्रैल में इंक्रीमेंट लगने वाला है तो मैं क्या करूंगा, मैं बस चेक करूंगा कि क्या मंथ ऑफ इंक्रीमेंट आ गया। तो मैं हर रो में यही पूछ रहा हूं बार बार, अगर मंथ ऑफ इंक्रीमेंट आ गया है, B6 आ गया, यानी इक्वल टू, अगर B6 आ गया तो B9 यानी पिछले वाले मंथ में जो सैलरी थी, बेसिक सैलरी थी, उसमें 325 ऐड कर दो, नहीं तो पिछली वाली ही रिपीट कर दो, अभी मंथ ऑफ इंक्रीमेंट नहीं आया।
अगर मेरे करण अर्जुन आ गए हैं तो चलो ठाकुर से लड़ने चलते हैं, नहीं तो वेट। बात समझ में आई? ओके सर, आ गई। यानी कि हमें इक्वल टू साइन से ही चेक करने को मिलेगा। हम हर रो में यही पूछ रहे हैं, अप्रैल के लिए, मई के लिए, सब जगह यही पूछ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे मंथ ऑफ इंक्रीमेंट चेंज करके मान लो 10 कर देता हूँ, तो अब अक्टूबर से लगेगा इंक्रीमेंट। ठीक है, गुड गुड क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। आगे उसने बोला है सेकंड में 50% ऑफ बेसिक सैलरी डीपी है, तो डीपी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.5 ऑफ बेसिक सैलरी। 0.5 ऑफ बेसिक सैलरी। अब चूंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी 50% डाला हुआ है, लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं। तो हमारी जो डीपी है वो है 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। 50% यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसको फिक्स कर लेना है डॉलर साइन के साथ में, स्टार लगाएंगे और बेसिक सैलरी वाले सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हमको यहाँ पे B9 के साथ डॉलर साइंस लगाने हैं? नो सर। ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि B9 फिक्स हो जाए। हम चाहते हैं कि जब हम इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करें, तो जैसे अक्टूबर में 625 हो गई थी, 11,625, तो उसी हिसाब से डीपी भी चेंज हो जाए। चलिए, डीपी कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सबसे बड़े पॉइंट पे, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का कैलकुलेशन, इसमें लगेगा टाइम थोड़ा और दिमाग। चलो, तो अब थोड़ा सा डियरनेस अलाउंस का रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पक्का पता है भूल गए होगे। यहीं तो डाली थी मैंने टेबल, हाँ। चलो, रिकैप ये है कि साल में 2 बार अनाउंसमेंट होती है, अप्रैल में होती है और अक्टूबर में डीए की अनाउंसमेंट होती है। यहाँ लिख देते हैं न्यू डीए रेट इज अनाउंस। ठीक है जी। तो अप्रैल में और अक्टूबर में अनाउंसमेंट होती है, बट वो अप्लाई कब होनी होती है? अप्लाई होनी होती है अप्रैल वाली अनाउंसमेंट जनवरी से। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। और जो आपकी अक्टूबर वाली अनाउंसमेंट है वो जुलाई से होती है। क्योंकि 6-6 महीने की साइकिल चल रही हैं। एक साइकिल जनवरी में शुरू होती है, जून तक चलती है, एक साइकिल जुलाई में शुरू होती है, दिसंबर तक चलती है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन का डेटा आप साल में 2 बार ही कलेक्ट कर सकते हो। अब आपकी कंपनी मान लो काम करती है टायर बनाने का, असली काम तो टायर बनाना है, असली काम इन्फ्लेशन का डेटा मेजर करना तो नहीं है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने पॉलिसी बनाई, हम 3 महीने साल में बस इन्फ्लेशन का डेटा कंसिडर करेंगे। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में कलेक्शन करेंगे और जुलाई, अगस्त और सितंबर में डेटा कलेक्ट करेंगे। इन 3 महीने के हिसाब से, जनवरी, फरवरी, मार्च के हिसाब से हम जनवरी से लेकर जून का डीए सेट कर देंगे और जुलाई से सितंबर के डेटा के ऊपर बेस करके हम जुलाई से दिसंबर का डीए रेट सेट कर देंगे। रीजनेबल लगता है या नहीं लगता? सही है कंपनी की पॉलिसी?
या बेटर हो सकती है? कोई ओपिनियन है आप लोगों का इस बारे में, या फिर जो चल रहा है चलने दो? यस, कुछ बच्चे तो होंगे जो सीए वगैरह कर रहे होंगे। कोई है हमारे बीच जिसके आगे जाके सीए एमबीए वगैरह बनने के प्लान्स हैं? नोबडी? हाँ जी, कंपनी की इस बिजनेस पॉलिसी के ऊपर, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इस पे आपकी क्या राय है? सही है पॉलिसी? देखो, कुछ बातचीत करो तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अब वो स्कूल के रटनता वाला टाइम चला गया, अब चीज़ों को रटना नहीं है। सीबीएसई अब साथ नहीं देगा, स्कूल तक दे दिया। मनीष को लगता है, हाँ मनीष ऐसा क्यों लगता है? थोड़े एक दो रीज़न बता दो। सर अभी आपने ही टायर और कंपनी का वो दिया है एग्जांपल। वो तो मेरा हो गया यार, पॉइंट तो मेरा पॉइंट ले लेगा, अपना पॉइंट बताना कुछ। सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता दिया हमने, सही है। देखो, एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को ऑन द फेस एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, चलो मैंने पॉइंट बताया, मैंने ही पॉइंट बताया कि कंपनी का बिजनेस टायर बनाना है, अब इन्फ्लेशन मेजर करना थोड़े ना है, तो उन्होंने 3 महीने की ही मेजर करी है। मान लो कि हमने जो जनवरी से लेकर जून का रेट सेट किया था वो 3 महीने के डेटा पे ऊपर था। उस टाइम पे मान लो इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं थी, अप्रैल में एकदम से बढ़ गई, तो कंपनी की पॉलिसी फिर गलत हो गई ना, क्योंकि आपने तो 3 महीने के डेटा के ऊपर बेस करके 6 महीने के लिए डीए रेट सेट कर दिया। अब अगर महंगाई बढ़ जाएगी अप्रैल में, और आपके एम्प्लॉय को तो 3 महीने सफ़र करना पड़ेगा ना, अप्रैल मई जून 3 महीने महंगाई बढ़ रही है, उसकी आमदनी कम है, तो वो तो कंप्लेंट करेगा ना फिर, है कि नहीं? या फिर एम्प्लॉय बोलेगा नहीं सर ने जो बोला है वो सब सही है? कंप्लेंट तो करेगा सर। कंप्लेंट करेगा ना। देखो, हमको ऐसे ही सोचना सीखना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में लाइफ में। आपको ना थोड़ा क्रिटिकल हो जाना चाहिए। अब क्रिटिकल होने का तरीका यही है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को देखें। बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? याद है? यस सर। है ना? कंपैरिजन करते थे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तब तो 6 नंबर का क्वेश्चन बना के आ जाते थे, है ना? तब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लिख दो हो गया काम। पर अब जैसे जैसे आप जॉब में, अपनी रियल लाइफ में अपने लिए भी डिसीजंस लेना शुरू करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ लिस्ट कर देना काफ़ी नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा कौन सी चीज़ रीज़नेबल है, ठीक है, कौन सी चीज़ हमें एक्सेप्टेबल है। पता है कुछ खामियां हैं, ठीक है, जैसे हम अपने देश के बारे में भी बोलते हैं कि आई एम प्राउड टू बी इंडियन, तो क्या इंडिया में सब कुछ बढ़िया है, सब सही है? नहीं है ऐसा, राइट? बट आई एम स्टिल प्राउड टू बी इंडियन बिकॉज देयर इज समथिंग गुड ऑल्सो, and we are working on things which are bad or which are not that good. So that is why I can still conclude I am proud to be Indian. ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग में
अपने लिए किसी को अगर बुक्स चाहिए हों, कुछ रेफरेंसेस चाहिए हों कि कैसे सीखें क्रिटिकल थिंकिंग करना, तो मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। डिस्कशंस भी कर सकते हैं क्लास में कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कैसे डेवलप होते हैं। डिबेट्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। डिस्कशंस करना, कुछ भी लाइफ में एब्सोल्युटली ब्लैक और वाइट नहीं होता है। स्कूल में अच्छा बुरा पढ़ाया गया था, बट अब खिचड़ी मिलेगी। दुनिया में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे खिचड़ी मिलती जाएगी और खिचड़ी बढ़ती चली जाएगी। कोई खिचड़ी में घी भी डाल देगा, कोई अचार भी डाल देगा। तो अब उस खिचड़ी में से ही डिसीजंस लेने हैं, कामों को करना है। इस वजह से थोड़ी ओपिनियंस बनाना शुरू करो। ओपिनियंस तब बनेंगी जब तुम ओपिनियंस सुनना शुरू करोगे, ठीक है। तो बाकी लोगों की ओपिनियन सुनना शुरू करो। जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, काफ़ी एडवांस्ड हैं, उन लोगों को सुनना, उन लोगों को पढ़ना, वो ज़रूरी है। चलो खैर, कंपनी की पॉलिसी अच्छी भी हो सकती है, हो सकता है एम्प्लॉयज़ कंप्लेंट भी करें, पर हमें तो एक्सेल शीट बनानी है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि जो कंपनी की पॉलिसी है वो हमको बताती है कि अप्रैल में रेट अनाउंस होता है जनवरी से जून का, और अक्टूबर में अनाउंस होता है जुलाई से दिसंबर का। तो अब हम अपनी सिचुएशन पे वापस चलते हैं, ठीक है। हमारी सिचुएशन कहाँ शुरू हो रही है? हमारी कहानी शुरू हो रही है 2011 मार्च में। तो 2011 मार्च में इस टेबल के हिसाब से बताओ कौन सा वाला रेट चल रहा होगा। मैं आप लोगों के लिए और आसान कर देता हूँ थोड़ा। ये डीए रेट वाली टेबल ले चलते हैं यहाँ से। ठीक है, ऊपर ये आपकी डीए रेट वाली टेबल है। नीचे हम मान लो 2011 से ही बात को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारी बात शुरू हो रही है मार्च 2011 से, और हमें कैलकुलेट करते हुए जाना है कहाँ तक? फरवरी 2012 तक। तो सब छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि मैं जब मार्च में अपनी कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, इन 2 महीने को छोड़ दो, मैं मार्च में अपनी कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूँ, कौन सा वाला रेट लगना चाहिए? ऊपर भी टेबल दी हुई है, नीचे यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा दिया हुआ है। बताते जाओ कि मार्च 2011 में कौन सा रेट लगेगा। देखो, जो हमारी पुरानी सिचुएशन थी उसके हिसाब से मैंने बताया था कि क्योंकि अभी अप्रैल आया नहीं है, ठीक है, अप्रैल में ही पता चलता है नया वाला डीए रेट, तो हमको जो अवेलेबल रेट है वही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम अप्रैल 2011 का वेट कर रहे हैं, मार्च 2011 में बैठे हैं, तो कौन सा रेट अभी सबसे रिसेंटली अवेलेबल हुआ था इस टेबल के हिसाब से? कौन सा वाला रेट है हमारे पास अभी? जैन 11। तो हमारे पास जैन 11 वाला रेट अभी मिलना बाकी है दोस्त, क्योंकि जैन 11 वाला रेट कब अनाउंस हो रहा है? अप्रैल। रात। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अप्रैल 2011 में अनाउंस हो रहा है। यहाँ पे एक कॉलम भी बनाते हैं, अनाउंस्ड ऑन, उल्टा हो गया ये तो, APR 2011, इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा।
तो जो जनवरी वाला रेट है, जनवरी 2011 वाला जो टेबल में दिया हुआ है, वो तो अनाउंस होना है अप्रैल 2011 में। तो मार्च में मेरे को कौन सा रेट अवेलेबल है? जो पिछले साल कब अनाउंस हुआ था? जुलाई वाला रेट कब अनाउंस हुआ है? अक्टूबर 2010 में अनाउंस हुआ है। बात समझ में आई है यहाँ पर, हाँ या ना? मेरे साथ में चलो। मार्च 2011 में बैठे हुए हैं, अभी अप्रैल 2011 में रेट पता चलना बाकी है। तो टेबल के हिसाब से हम अभी यहाँ पर हैं। जुलाई 2010 के लिए रेट अनाउंस हुआ था अक्टूबर 2010 में। तो वो रेट कितना है? वो है 45%। ठीक है या नहीं? बड़ा अजीब लगता है अपने आप से बातें करना। ठीक है। ठीक है, लॉजिक फॉलो करना। फिर से बता रहा हूं एक बार। मार्च 2011 में बैठे हैं, अप्रैल 2011 का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में वो रेट अनाउंस होगा जो जनवरी 2011 में अनाउंस होना था, इफेक्टिव होना था जनवरी 2011 से। तो वो रेट टेबल से हमें पता है 51% था। तो अभी ये वाला रेट हमें मालूम नहीं है। हमें कौन सा रेट मालूम है? जो एक पहले था, यानी जो जुलाई 2010 से अप्लाई होना था और एक्चुअली में अक्टूबर 2010 में अनाउंस हुआ था। तो मार्च में तो हम लगाएंगे 45%। चलिए अब अप्रैल में कौन सा लगाएंगे? अप्रैल में कौन सा लगाएंगे? अप्रैल 2011 में आ गए। क्या होने वाला है अप्रैल 2011 में? सर एक बार टाइम गैप फिर से बता दीजिए। टाइम गैप ये यहाँ सामने लिखा हुआ है। जो 2000 अप्रैल में रेट अनाउंस होता है वो 3 महीने के डेटा कलेक्शन के बाद होता है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का डेटा कलेक्ट किया, अप्रैल में अनाउंस किया कि भैया नया रेट ये वाला है, अब जनवरी से इसको इफ़ेक्टिव कर दो। जनवरी से जून तक अप्रैल वाला रेट चलता है। फिर अक्टूबर में नया रेट अनाउंस होता है जो कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक चलता है। ठीक है, अब इन महीनों का क्या जो रह गए, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें तो हम वही वाला रेट अप्लाई करेंगे ना जो पिछले साल अक्टूबर में अनाउंस हुआ था। और उसी तरीके से हम इस साल अक्टूबर तक वही वाला रेट यूज़ करेंगे जो अप्रैल में अनाउंस हुआ था, ताकि अक्टूबर में जब नया रेट अनाउंस होगा तो हम नए रेट से काम करना शुरू कर देंगे अक्टूबर में। ठीक है, तो अब बताओ कि अप्रैल में इस टेबल के हिसाब से कौन सा वाला रेट लगना चाहिए? $45 51 लगेगा, क्योंकि अप्रैल 2011 तो आ गया। अप्रैल 2011 आ गया मतलब अब हमें ये वाला रेट पता चल गया है। जनवरी 2011 वाला रेट अब हमें पता चल चुका है। ठीक है, क्योंकि जनवरी 2011 वाला अनाउंस कब होता है? अप्रैल 2011 में। अब हम अप्रैल में ही बैठे हैं, अप्रैल में बैठे हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है 51% की। तो अब हम अप्रैल से 51% अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ये 51% वाला रेट कब तक चलेगा? अनाउंस हो गया, कब तक चलना चाहिए? सितंबर तक चलना चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि अब अगला रेट तो अक्टूबर में अनाउंसमेंट होने वाली है, तब तक हम 51% के साथ ही चलते रहेंगे। ठीक है, अक्टूबर में आ गए, अब कौन सा रेट लगेगा?
58. 58, वेरी गुड। तो अब अक्टूबर में पहुंच गए, अनाउंसमेंट हो चुकी है, 58% अप्लाई हो जाएगा और ये फरवरी तक चलता रह सकता है कि नहीं चल सकता? आराम से चलेगा, चलेगा, ठीक है, क्योंकि अगला रेट चेंज तो अप्रैल में ही होगा। 11. ठीक है, चलिए, अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो इस टेबल को फिर से समझना होगा, और अगर कहीं कंफ्यूजन आ रहा है, अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो पूछ लेना, ठीक है। तो चलो, मैंने यहाँ पे तुमको बता दिया कि डीए रेट क्या लगेगा, ठीक है, हमने उसकी एक कॉलम में बना दी। अब बात करते हैं डीए एरियर की। एरियर, पहले तो ये बताओ कौन कौन से महीनों के लिए एरियर बनाना पड़ता है? अनाउंस होने वाले मंथ से जो 3 महीने पहले है. हाँ, अनाउंसमेंट से पहले जो 3 महीने जब डेटा कलेक्शन चल रहा होता है, हमें पता नहीं होता कौन सा रेट आने वाला है, तब हम पुराना वाला रेट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। पुराना वाला रेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो अब प्रॉब्लम यही है कि पुराने के रेट के हिसाब से डीए तो दे दिया, पर आगे जाके रेट बढ़ता ही जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो हमें मार्च के लिए एरियर देना पड़ेगा, क्योंकि हमने ओरिजिनली दिया था 45% के हिसाब से डीए। एक्चुअली कितने हिसाब से देना था? 51. 51 के हिसाब से देना था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मार्च के लिए एरियर देना पड़ेगा 51 माइनस 45%, ठीक है। मार्च में एरियर बनेगा। क्या अप्रैल में एरियर देने की ज़रूरत पड़ेगी? नो सर। नहीं, ठीक है। पर इस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कहा था कि एरियर्स ऑफ डीए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च एंड जुलाई टू सितंबर इज पेड अलोंग विद द सैलरी ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर। यानी कि हमें जनवरी और फरवरी के जो एरियर थे वो सारे के सारे मिला के कब देने हैं? अप्रैल में देने हैं। तो अप्रैल की सैलरी के साथ मिलाकर दोगे 3 महीने का एरियर। तो हम क्या करेंगे कि मार्च में एरियर बना ज़रूर, बट पेमेंट तो इसकी अप्रैल में ही होगी। तो हम 51 माइनस 45% स्टार 3 महीने का एरियर अप्रैल में देंगे। उसी तरीके से हम एक एरियर अक्टूबर में देंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के लिए अब यहाँ पे एरियर का परसेंटेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि मिलना चाहिए था 58% के हिसाब से, मिला है 51% के हिसाब से, ठीक है। तो डीए का रेट का कैलकुलेशन और एरियर का कैलकुलेशन समझ में आ गया, कितना कितना देना है? यस सर। यस सर. अब ये बताओ, ये परसेंटेज किस पे अप्लाई करोगे? परसेंटेज तो निकाल लिया हमने। क्वेश्चन अगर किसी को ध्यान होगा तो याद आ जाएगा। परसेंटेज अप्लाई किस पे करनी है? परसेंटेज ऑफ बेसिक प्लस डीपी, यानी कि बेसिक और डीपी दोनों को प्लस करने के बाद हमें डीए कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। चलो, तो अब सबसे पहले तो अपनी जो डीए वाली टेबल है, रेट की टेबल है, उसको यहाँ ले आते हैं। उसको कर लो कॉपी और यहाँ ले आओ, ताकि सब कुछ हमारे सामने रहे।
लेवल ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। तो मार्च के बारे में हमें पता है कौन सा रेट अप्लाई होना है, 45%। अब इसको ऑटोमेट करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि कल को जाकर अगर ये रेट जो है वो चेंज अगर होते हैं तो हम पूरे के पूरे फॉर्मूला को चेंज करें। तो क्या करना शुरू करेंगे, मार्च के लिए आपका डीए अलग से कैलकुलेट होगा। तो 45% इनटू बेसिक प्लस डीपी, और E3 को क्या करेंगे, डॉलर साइन लगा देंगे। तो आपका डीए कैलकुलेट होकर आएगा 7627.5, ठीक है। अब जो आगे का डीए है वो कैसे कैलकुलेट होगा, हम लगाएंगे 51% का रेट, इसको फिक्स कर दीजिए, स्टार लगाइए, बेसिक प्लस डीपी, और ये हम कब तक पे करेंगे, हम पे करेंगे सितंबर तक। तो सितंबर तक हमारा जो रेट है वो डीए का 51% ही चलेगा, ठीक है। 51% बेसिक प्लस डीपी का निकाल लिया। अब अक्टूबर में 58% लगेगा, तो अक्टूबर से हम करेंगे 58% F4 स्टार और बेसिक प्लस डीपी, और ये आपका डीए का जो मेन कॉलम है, डीए पेड, वो आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है डीए एरियर्स। तो डीए एरियर्स का एक अलग से कॉलम बना लेते हैं। तो पहला एरियर कौन से महीने में जाना है, अप्रैल में, वेरी गुड। तो अप्रैल में सबसे पहले तो हमें रेट का डिफरेंस पता करना है, ठीक है। रेट का डिफरेंस कैसे पता करेंगे, हमारा रेट का डिफरेंस रहेगा 51% से मिलना चाहिए था, मिला है 45% से। तो दोनों को सेलेक्ट करके F4 कर लीजिए ताकि वो चेंज ना हो। वैसे तो हमें एक ही सेल में करना है, तो इसको फिक्स ना भी करोगे तो चलेगा। 51% माइनस 45%, और अब परसेंटेज को मल्टीप्लाई किससे करना है, बेसिक प्लस डीपी। बट ये हम कौन से महीने के लिए कर रहे हैं, पिछले महीने के लिए कर रहे हैं। तो हम मार्च का बेसिक प्लस डीपी लेंगे, यहाँ पर अप्रैल का नहीं लेना है, मार्च वाला लेना है, ठीक है। मार्च वाला ले लिया हमने। अब चूंकि ये एक महीने के लिए कैलकुलेट हुआ है, तो हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 3 महीने का एरियर हमारे पास आ जाए। तो इसको इंटू 3 कर देंगे, तो आपका एरियर कैलकुलेट आएगा 3051। उसी तरीके से अब अगला एरियर हमारा जाएगा अक्टूबर में, क्योंकि तभी रेट चेंज हुआ है। तो फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले रेट का डिफरेंस 58% के हिसाब से मिलना था, मिला है 51% के हिसाब से, दोनों का रेट डिफरेंस ले लिया, स्टार बेसिक प्लस डीपी, पिछले महीने वाला बेसिक प्लस क्या हुआ ये, बेसिक प्लस डीपी, और हम 3 महीने के लिए फिर से कैलकुलेट करने वाले हैं क्योंकि 3 महीनों का एरियर है। तो ये आपका 3559.5 आ गया। ठीक है, बाकी के जो सेल्स हैं वो खाली ही रहेंगे। डीए एरियर में हम और कुछ नहीं डालने वाले।
तो ऐसे हमने डीए का कैलकुलेशन आज कंप्लीट किया। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है ये, इसको समझने के लिए थोड़ा सा लॉजिक फॉलो करना पड़ता है, बट डुएबल है। अगर आप इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, तो आज का टाइम हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो आज हमने मोस्टली मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लिया है मिस्टर एक्स की सैलरी का। तो हम कल इस केस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर एंड करते हैं। योर अटेंडेंस हैज़ बीन टेकन। तो फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। बाय एवरीवन। अच्छा, वो मेल मर्ज वाला असाइनमेंट है, वो जिस किसी ने और करना है वो कर दो। आई विल प्रोवाइड द रिव्यू। बाय एवरीवन।